लास्ट एपिसोड में देखते कैंग उल पे अटैक कर देता है, जिससे मोंग काफी हैरानी से उसे देखता है और उसे वो पल याद आने लगता है जब ये कैंग से आर्म रेसलिंग किया होता और कहता नहीं ये तो कैंग है। उल इससे कलहा जाता है। ब्लैक कहता ऊल, लेटुन भी कहता वो शख्स। और हम फ्लैशबैक देखते जिसमें जका याक कहता सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप वही सभी मुसीबत का बीज है जो मैंने तुम्हारे सुप्रीम वार्निंग में देखा। वो हमारी प्लान के जड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मोरलेस कहता हाँ, क्योंकि इस कार्यन का पता नहीं लगाया जा सकता और उसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। इस बात की पूरी गारंटी है कि वो दोनों एक साथ हो और ये बात के ज्यादा चांस भी लगते हैं। इसलिए सोच समझकर काम करो और सावधान रहो। हमें उसके पहुंचने से पहले ही प्लान पूरी करनी होगी, लेकिन अभी भी हम नहीं जानते कि उनके असली इरादा क्या है। तुम सभी इस मिशन को पूरा करोगे और तुम्हें इसे सही रूप से पूरा करना चाहिए, जिससे उल और प्लेग खामोश होते हैं। और प्रेजेंट में लेटुन अपने मन में कहता है वो लगभग उसी समय पहुंचा जब हम पहुंचे थे। उसके यहाँ आने के लिए अभी बहुत ही जल्दी है। जैसा कि मोरलेस ने कहा अगर वो यहाँ है तो हम बच नहीं पाएंगे। अब जब हम आमने सामने हैं, मैं समझता हूँ कि ये अननोन ऑरा भले ही इतनी छोटी कट के शख्स से निकल रही हो, सच में काफी हैरान करने वाला है। प्लेग कहता लेटुम वो व्हाइट कैप है। लेटुम कहता चुप रहो, अपने मन में कहता लेकिन, और उससे कहता ऑपरेशन प्लान के अनुसार जारी रहेगा। इससे प्लेग हैरान होता। लेटुन कहता है होराइजन तैयार करना शुरू करे, मेरे सिग्नल के लिए रुको प्लेग। और अपने मन में कहता आखिरकार हम इस अवसर को बर्बाद नहीं होने दे सकते। तभी लेटुन काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, जिसे आते हुए कैंग भी नोटिस करता है और वो जाके कैंग पे अटैक कर देता है, जिससे मोंग डर से चिल्लाने लगता है। अभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी पहुंच जाते हैं। उस मोंग को कंधे पे उठा के बचा लेते हैं, जिससे वो मोंग कहता मास्टर कहते हैं काफी समय हो गया है सभी को, चलो अब यहाँ से चले, क्या तुम हिल सकते हो। और वो सभी देखते हुए कहते हैं मास्टर। और एक मोंग अपने मन में कह रहा होता है एकेडमी के मास्टर उन दोनों को फाइट को देखते हुए कहता चलो कहीं सेफ जगह पर चले। तभी आसमान से काफी सारी चीजें गिरने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडा पसीना महसूस हो रहा है। क्या वही एहसास है? मुझे ये एहसास तब महसूस हुआ जब मैं पहली बार हेप्टाहोन से मिला। ऐसा लगता है जैसे मैं आग लगे घर में फंस गया हूँ और बच नहीं सकता। मैं अभी भी नहीं जानता कि ये इनह्यूमन यहाँ क्यों है, लेकिन ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है नहीं, ये पहले से भी ज्यादा अब नॉर्मल है। और लेटुन कैंग के चेहरे पर अपना घुटना ढह मारता है, जिससे कैंग का सिर पीछे की ओर हो जाता है, लेकिन वो लेटुन का हाथ को पकड़ लेता है, जिससे लेटुन उसे देखने लगता है और कैंग उसे घूर को देखता है। फिर उसे जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा स्टोरी के अब तक हमने लिम के बॉडी से एक बूंद खून को नहीं देखा। इससे लेटुन जमीन से आके टकराता है। एक्टाडोस भी उसे देखता है और हम देखते हैं हाइपीरियन के सामने कैंग लैंड करता है, जिससे हाइपीरियन उसे देखता है और कहता व्हाइट कैप मैं अभी भी तैरना नहीं जानता। एक्टाडोस कहता सच में यही सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप है, जिससे कैंग उसे देखने लगता है और लेटुन अपने मुंह से ब्लड को ठोकते हुए कहता एक्टाडोस जब होराइजन के लिए सिग्नल दिया जाता है जाओ और स्काइरन को पकड़ो, मैं ही इस सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप को खत्म कर दूंगा। एक्टाडोस कहता तुम जो चाहो करो। उल और पहले काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आगे बढ़ते हुए किसी चीज को लगाने लगता है और कहता है ये लास्ट है और उसे जमीन के अंदर धंसा देता है। और हम देखते हैं ऐसे कई सारे पिलर को वो लगा चुका होता है, जिससे उस जगह के चारों ओर एक बैरियर सा बन जाता है। ब्लैक कहता है लिथियम ये हो गया, जिससे लिम एक्टाडोस और हाइपीरियन उसे देखते हैं और लेटुन कहता है एक्टाडोस। तभी जमीन में दरार आने लगता है। तभी एक्टाडोस हाइपीरियन को ऊपर की ओर लेके जाने लगता है, फिर उसे बीच में ही छोड़ देता है और उसके ऊपर पंच का बरसात करने लगता है। हाइपीरियन उन सभी अटैक को रोक रहा होता है। तभी वहाँ पे आगे कोई लैंड करता है और ये पैकल होता है जो कहता है ये हो चुका है, बस 3 सेकंड बाकी है। और कैंग भी फाइटिंग मोड में आ जाता है और अपने मन में कहता है ये ब्लू पिलर मैं इनमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। और कहता है हाइपीरियन। तभी वो अपने सामने देखे काफी हैरान होता है, क्योंकि लेटुन अपने पंच को उठाते हुए कहता है दूसरी तरफ मिलते हैं सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। और
वो जमीन पे पंच मारता है जिससे जमीन कांपने लगता है। कैंग का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। अभी हम वहाँ पे एक वाटर टर्नेडो को देखते हैं और कैंग नीचे को गिरने लगता है। मास्टर भी उसे देख कर काफी हैरान होते हैं और कहता है एक वाटर स्पाउट, ये क्या तमाशा चल रहा है। तभी मास्टर के सामने बैरियर आ जाता है जिससे वो काफी हैरान कहता क्या, कहता एक बीच, सब लोग कहाँ चले गए। और ऐसा लगता है जैसे उस पिलर ने पूरे उस जगह को टेलीपोर्ट कर दिया हो। ग्रैंड मास्टर कहता आखिर ये क्या बकवास है। पैंथम का देखते जहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है और वो पूरा टेम्पल वहाँ पे आ जाता है। तभी उन्हें देख के कोई हंसने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे मोरालेस की टीम और ज़कायाक के भी टीम होते हैं। ज़कायाक हंसने लगता है और कहता सच में वो एक ऐसा शख्स है जिसे देखना मुश्किल है। वो सभी ज़कायाक को देखने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर सैंड को अपने हाथों में उठाते हुए कहते हैं ये असली सैंड है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। मैं ओशन की गंध महसूस कर सकता हूँ। अजीब, उससे ऊपर ये सैंड बीच, ऐसा लगता है जैसे ये पास्ट का हो। लेकिन इस एरिया में आ रही ये अजीब एनर्जी क्या है? ओ मैं समझा, मुझे यकीन है कि ये एरिया पूरी तरह से विभाजित हो गया है। ये टेम्पल के कुछ हिस्से, ये एक तरह का एक्सचेंज किया गया है। वो शख्स जिसने ये बेवकूफा चीज लगाई, ये निश्चित रूप से उसका काम है। ये स्पेसिफाई एरिया जहाँ पे ये लगाए जाते हैं, ये सच में एक पावरफुल डायमंड होगा जो इस एरिया को किसी और एरिया से बदल देता है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे ये समझने के लिए और जांच करनी होगी कि असल में क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे लिम लैंड करता है जिसे मास्टर उसे देख के हैरान होते और कहते कैंग। कैंग कहता हाइपीरियन। मास्टर कहते हाँ कुछ गलत था, ये उनका एकमात्र मकसद हाइपीरियन को पकड़ना था। उन्होंने ना तो जवाबी हमले किए और ना ही हम पे कोई हमला किया। और दूसरी तरफ पैंथम का सीन देखते हैं और काइली कह रहा होता कितना बड़बड़, उन्होंने सच में वहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया को टेलीपोर्ट कर दिया। मैं इसकी लिमिट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, ये काफी यूजफुल हो सकता है। ब्लैक अपने घुटने टेकते हुए कहता ज़कायाक, ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन के अचानक हमले के कारण उल की हालत ठीक नहीं है, लेकिन होराइजन का मकसद पूरा हो गया। ज़कायाक कहता बहुत ही अच्छे ब्लैक। ब्लैक कहता ये सब एक्टाडोस और लेटुम के कोशिश के कारण है। लेटुम कहता हमें उस सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप ने बीच में रोक दिया था। मोरालेस कहता तुम्हारा फैसला सही था लेटुम। लेटुम कहता हाँ, और ज़कायाक कहता है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय थी? पैकल इससे खामोश होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। लेटुम कहता वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मोरालेस ने कहा था। जब मैंने पहली बार उससे उस जगह पर मुलाकात की जहाँ पे हाइपीरियन था, उसके आने से पहले मैंने उसे नोटिस तक नहीं कर पाया। 1 सेकेंड 2 सेकेंड जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं महसूस कर सकता था कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पावरफुल शख्स उस पर टूटी पड़ी हो। ज़कायाक इससे खामोश होता लेटुन कहता है बिल्कुल हमने अपनी पावर बर्बाद नहीं की और वहाँ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन पैदा नहीं की, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे एक मजबूत बंधन का एहसास हुआ जो कल्पना से परे हो। हालांकि उस सुपर वुमन व्हाइट कैप से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं और अगर हम ऐसा कर सके तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी उन दोनों के पीछे धमाका होता है जिससे वो दोनों हैरान होते हैं और लेटुन कहता है स्कारियन, और हम देखते हैं एकाटूस के फेस पे स्कारियन का पैर होता है और कहता है मोरालेस मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अब मुझे बताओ कि तुम सच में क्या करना चाहते हो। और स्कारियन के फेस को और दबाने लगता है। तभी वहाँ पे धमाका होता है और स्कारियन वहाँ से जंप कर देता है और फिर नीचे को लैंड करता है और काफी हंसने लगता है। तभी हाइपीरियन उसे देखता है और एकाडोस उसे देखते हुए हंस रहा होता है। लेटुन कहता अब इसे बंद करो एक्टाडोस। इसे एक्टाडोस हैरान होता है और काफी गुस्से से उसे देखने लगता है। लेटुन कहता शांत हो जाओ, हम वापस फैंटम पर आ गए, इसके अलावा ये खत्म हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन एकाडोस अभी भी उन्हें घूर के देख रहा होता है जिससे वो सभी एकाडोस को देखने लगते और हैरान होते हैं क्योंकि एक्टाडोस की बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो हंसने लगता है, अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है मैंने कब कहा कि ये खत्म हो गया है। काइली अपने मन में कहता है ये शख्स ये क्या कर रहा है, ये पागल है। मोरेल्स कहता है स्कारियन क्या तुम भूल गए कि जो मैंने पहले तुमसे कहा था, तुम मेरे पास वापस आओगे, एक बार जब वापस आ जाओगे तो तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसे स्कारियन खामोश होता है, उन सभी को देख रहा होता है और वो सभी भी स्कारियन को ही देख रहे होते हैं और हाइपीरियन कहता
कहता है मेरा रास्ता तुम्हारे रास्ते से अब अलग है। अपने पावर अप करते हुए कहता है तो अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तब मैं अपनी पूरी पावर से लड़ना चुनूंगा। और हाइपीरियन की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। मोरेलिस कहता है जैसा कि उम्मीद थी स्कारियन। और हम देखते हैं हाइपीरियन की एनर्जी आसमान तक जा रही होती है। और दूसरी तरफ हम फ्रांस का सीन देखते हैं। तभी कोई कहता तुम सच में बेवकूफ हो टीना, तुम मर चुके हो इसलिए मुझे दे दो। टीना कहती है देखो मैं अभी जिंदा हूँ। और जमाल रिपोर्ट देख रहा होता। रिपोर्टर कहती है कोरिया में अचानक इनह्यूमन अपीयरेंस होने का रीजन अभी भी साफ नहीं है। खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम की मेहनत से लोगों को जल्दी निकाल लिया गया और इलाके में किसी और के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन ग्रिमसन टेम्पल में कुछ ही बहुत अजीब हुआ। टेम्पल का एक हिस्सा अचानक गायब हो गया, जैसे पूरी तरह से उस जगह से हटा दिया गया हो। इस वजह से उस इलाके की जांच करने के लिए टेम्पररी रूप से बंद कर दिया गया है। अब आज की अगली खबर पे चलते हैं। जमाल भी काफी हैरानी से कहता है गायब हो गया। और रिपोर्टर कहती है नए सुपर ह्यूमन अलायंस ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक पर्सन जेसप ने कहा कि वो अमेरिका सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उन्हें बताया गया है कि वो जल्दी अपने प्लान को एक दूसरे से साझा करेंगे। इससे जमाल हाफी भरता और कहता है आजकल दुनिया दिन प्रतिदिन बिजी होती जा रही है, क्या मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर वो वहाँ से खाना को खरीदने लगता है। कोई कहता है इवन, जिससे वो हैरान होता है और पीछे की ओर देखता है। ये टीना होती है जो कहती है मैं इस आई पैच के बारे में नहीं जानती, लेकिन कोरल ने इसे मेरे लिए चुन लिया। और कोरल काफी प्यार से कह रही होती है रैबिट हैट। और टीना कहती है हम सब कुछ चीजें देखने के लिए रुके थे। तभी जमाल उस हैट को लेते हुए पहन लेता और कहता है वाओ मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बहुत प्यारा है। टीना कहती है तुम्हें ये पसंद आया। कोरल कहती है टीना तुम बेवकूफ हो, मैंने वो टोपी तुम्हारे लिए चुनी है। टीना कहती है मैं फैशन की चीजों के बारे में नहीं जानती। ठीक है। जमाल कहता ठीक है तो फिर। कोरिया बैटल के समय मैं इमोशनली रूप से बहुत थक गया था। मेरे चेहरे की तस्वीर हर जगह बिछ गई है, यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे छोर पे भी। अगर मैं एयरपोर्ट पर या कहीं और अपने वेश नहीं बदलूंगा तो शायद कोई बेवकूफ मुझे पहचान लेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि उस समय तलिस्मान को मेरा अस्तित्व के बारे में पहले ही पता रहा होगा। मुझे उस आदमी पर सच में शक है, जैसे वो मेरे अस्तित्व, एबिलिटी और पावर के बारे में कैसे जानता है। सिर्फ यही सच है कि उस आदमी ने मेरा पीछा किया। मुझे सच में घिनौना लगता है। ऐसा होने के बाद मैंने अपनी गार्ड बढ़ा दी, लेकिन अब तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी, यहाँ तक कि वो भी अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी इस समय सबसे जरूरी बात वो सुराग है जो मुझे पुंटो से मिला है। सुराग यह है कि तलिस्मान फ्रांस में ही कहीं है। इस मामले में मुझे शक है कि क्या तलिस्मान को पहले ही पता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी अपने चैन का यूज करता है और सभी से कांटेक्ट करते हुए कहता है अभी रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हो रहा है। हालांकि जब तक हमें तलिस्मान ना मिल जाए आइए एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। इस समय ये हो सकता है कि वो मेरा पीछा करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो हम उसे घेरने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अलेक्जेंडर कहता इवन मेरे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। जहाँ तक तलिस्मान का सवाल है मुझे यकीन है कि वो जानता है कि हम उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक फ्रांस आए हैं। इवन कहता अगर ऐसा है तो मैं ही उसे ढूंढूंगा, बस मुझे करने दो, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। आइए पुंटो का कॉल का इंतजार करें। तभी इवन का फोन बजने लगता है, जिससे वो फोन को देखने लगता है और कहता है शैतान की बात की और शैतान हाजिर, क्योंकि ये पुंटो का कॉल होता है। तो कॉल को उठाते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुमने मुझे सिर्फ बकवास कहने के लिए बुलाया है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुंटो कहता अगर तुम मुझे धमकी देने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे फोन काट देना चाहिए। और वो फोन को काट देता है। इवन दोबारा कॉल को मिलाते हुए कहता है ये शख्स। और पुंटो कहता है हेलो। इवन कहता है पुंटो ठीक है ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। पुंटो कहता मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है इवन, क्या कोई तुम्हारा फोन इतनी देर से काट रहा है कि तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो? खैर मैं यहाँ रूइन के बाहर रेलवे स्टेशन पर हूँ, चलो बात करते हैं कि मैं तुम्हें अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेजूंगा। जमाल हैरानी से कहता क्या तुम पहले से ही फ्रांस में हो? तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? पुंटो कहता ये जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही जगह और समय भेज दिया है, प्लीज समय पर आना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे देर नहीं होती। और इवन मुझे भुगतान जरूर करो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा। जमाल इससे चिढ़ते हुए कहता क्या तुम बकवास बातें कर रहे हो? पुंटो कहता ठीक है मिलते हैं। इवन कहता तुम किसी चीज को देख के
हैरान होता है क्योंकि ये बेहमोत होता है। और हम देखते हैं बेहमोत का कॉस्ट्यूम पहने एक बंदा होता है जिससे बच्चा डर के भाग जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। और बेहमोत उसके पीछे भागने लगता है और वो बच्चा कैंग का कॉस्प्ले किया होता है और वो भी हंस रहा होता है। बेहमोत कहता है तुम मरोगे सुपर ह्यूमन। जमाल उसे देखता है फिर जाते हुए कहता है थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, कोई बेवकूफी मत करना। कोरल कहती है इवन तुम कहाँ जा रहे हो? इवन कहता मैं बस पुंटो से मिलने जा रहा हूँ, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। और नेक्स्ट सीन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट मछली को पकड़ रहे होते और कहते हैं ब्रोडर मियांग बोन, क्या मुझे सच में इस तरह को नेट में ढकेलना चाहिए? क्या वो भागने वाले नहीं हैं? तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और कहते हैं डियांग बैंग म्योंग बोंग। इससे वो दोनों उन्हें देखते हुए कहते हैं मास्टर। और मास्टर पूछते क्या तुमने कभी कोंग को देखा है? बोंग बैग कहता वो रिवर के पार है। म्योंग कहता हाँ मास्टर, हम उनसे पहले भी मिले थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जल्दी में है। उसने बताया कि वो समुद्र में जाना चाहता था। और हम कैंग को देखते जो एक जगह पे बैठा होता है। मास्टर हाफी भरते हुए कहते अच्छा ऐसा है तो फिर मैं बस फ्लो के साथ चलूंगा। वो कहते हैं हाँ मास्टर। मास्टर उनसे कहता देर मत करो और वापस आते ही खाना खा लेना। वो दोनों कहते हैं हाँ। और मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कैंग मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह देखा, पहले कभी किसी भी सिचुएशन में क्या तुमने कभी ऐसा खोने का एहसास दिखाया है? और दूसरी तरफ फ्रांस का स्टेशन का देखते हैं जहाँ पे इवन आते हुए कहता सॉरी मैं लेट हूँ। पुंटो कहता लेट, बहुत लेट हो लेकिन ये ठीक है, आखिरकार ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। वाह एक प्यारा हैट, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है ना? इवन कहता इस बारे में बात भी मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे इस वजह से जज कर सकते हो। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने हमारी मुलाकात के लिए इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह क्यों चुनी? मैंने सोचा था कि हम किसी जरूरी बात पे बात करने जा रहे हैं। पुंटो कहता इवन तुम सच में कुछ नहीं जानते, ऐसे सीक्रेट जानकारी शेयर करते समय ऐसे नॉर्मल जगह पे करना सबसे अच्छा है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर बातचीत करना। तुम्हारे तरीके बहुत नोट सीखा है। अगर हम किसी अलग अलग जगह जानकारी साझा करेंगे तो क्या लोग ज्यादा शक नहीं करेंगे? हैकर जानता है कैसी बातें करनी है, सिर्फ छुप कर नहीं, भीड़ भाड़ वाले जगह में भी। इवन कहता ठीक है काफी है। तो क्या कोई खबर है? मेरा मतलब बोझ बनना नहीं है लेकिन अब मैं फ्रांस में हूँ, ये हो सकता है कि वो मुझे अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो बस मुझे जानकारी दे दो। पुंटो कहता हालांकि ठीक वैसे ही जैसे हम सहमत हुए थे, सबसे पहले पे करो। जिससे इवन उसे देखता है उसके हाथ में कुछ देता है। पुंटो कहता है लो जांचने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही रकम पूरी कर ली है। इवन कहता सच में तुम लोग सिर्फ जानकारी के भूखे नहीं हो बल्कि पैसे के भी भूखे हो। पुंटो कहता मेरा पैसा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा लेन देन सही और बिल्कुल निष्पक्ष हो। तुम इतना बेखेरा क्यों खड़ा कर रहे हो? चिंता मत करो, आप चीजें रोमांचक हो जाएगी। अब चलो बिजनेस की बात करें। और अपने लैपटॉप का यूज करते हुए कहता है मैं तुम्हारे फोन पे जानकारी भेज रहा हूँ। इवन अपने फोन को देखने लगता है और पुंटो कहता है लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ये बस एक सिंबल है जो मुझे मिल सका। देखो मेरी खोज इस तलिस्मान से शुरू हुई। और हम तलिस्मान का फोटो को देखते हैं और बताता मैंने उस तलिस्मान का यूज किया और सभी वेब इमेज पर एक बेसिक इमेज ट्रेंडिंग चलाया। सबसे पहले मुझे ये तस्वीर एक वुमन के सोशल नेटवर्क साइट पे मिली। मुझे पता चला कि वो जगह फ्रांस का एक मशहूर नाइट क्लब है जिसका नाम रिवे है। मैंने सोचा क्या वहाँ ऐसी कोई चीज हो सकती है जो उस फोटो में ना दिखी हो, इसलिए मैंने पेरिस के सीसीटीवी नेटवर्क को हैक कर लिया और 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी की जांच की। रिजल्ट एक गली को कवर करने वाले सीसीटीवी पर मुझे सड़क पर एक मुड़ा हुआ तलिस्मान पड़ा मिला। और क्या ये क्लब रेप के पीछे गली में पड़ा था? मुझे यकीन नहीं है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो या फिर तलिस्मान का मालिक उस क्लब के आसपास ही है, लेकिन हो सकता है कि तलिस्मान और क्लब रेप के बीच कोई संबंध हो। सच में मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, लेकिन हम तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकते जब तक हम सच में क्लब रेप के अंदर नहीं देखते। क्लब रेप पेरिस के सबसे एक्टिव क्लब में से एक है। क्लब का ओनर ह्यूगो मार्टिन है। वो सच में एक हसलर है जो अपने क्लब के सीईओ और बारटेंडर दोनों के रूप में काम करता है। वो अपने अमेजिंग बारटेंडिंग स्किल और अच्छे बिहेवियर के कारण काफी फेमस है। हमारे पास एक सिंगर फ्रैंकन है, उन्होंने बताया
कि उन्हें कलाकार का नाम फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन से मिला। हालांकि फैशन में उनकी अजीब पसंद के कारण वो लड़कियों के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उसका असली नाम कैसेनोवा है। तुम कह सकते हो कि वो क्लब का चेहरा है। मैं ये बताना भूल गया कि वो बैंड हिप्नोटाइन के मेन गायक भी है। और लास्ट में आइए उन बुरे लड़के के बारे में बात करें जो क्लब का सिक्योरिटी फोर्स है। इसमें ज्यादातर सीक्रेट एजेंट, हाई लेवल सेक्रेटरी, मार्शल आर्ट चैंपियन और भी शामिल है। इन पांचों को क्लब की सिक्योरिटी के अल्ट्रा हार्ड कोर के मेंबर माना जा सकता है। इवन कहता है इस क्लब में इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों है। पुंटो कहता है पहले रेव वो जगह थी जहां माफिया और अलग अलग गैंग के लोग इकट्ठा होते थे। वहां अक्सर झगड़े और गड़बड़ियां होती थी। सहयोग से ये 5 गार्ड वही है जो क्लब में हाल ही में हुए घटना में जिंदा बचे। लगता है इन गार्ड का लीडर जो बाकी 4 को ऑर्डर दे रहा है उसका नाम है औजार। ये शख्स मजाक नहीं करता और अक्सर मेहमानों को डराने के लिए जाना जाता है। अब और एक दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स के बगल में कोई और भी खतरनाक शख्स है। न्यूफाउंडलैंड नाम का वो शख्स पहले एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ट्विन डॉग्स का मेंबर था। ये शख्स फेमस हुआ क्योंकि उसने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे इमोर्टल कहा जाता है और कहते हैं कि ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि जब वो ट्विन डॉग को खत्म कर रहा था ना तो वो मरा और ना ही जरा भी और ना ही लड़ कर आए। इवन हंसते हुए कहता है ये किसी फिल्म के जैसा लगता है ना। पुंटो कहता है इवन, और इवन कहता है और वहाँ के स्टाफ को इसकी परवाह नहीं है। वाह, ऐसा लगता है ऐसी अनोखी जगह पे काम करना मजेदार होगा। गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझे मुश्किल चीजों से नफरत है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो क्लब का तलिस्मान से क्या संबंध है। पुंटो कहता है अपने फोन को देखो। इवन कहता है ये कौन है। पुंटो कहता है ईडन, ये मेरा जूनियर है जो अभी मेरा मदद कर रहा है क्योंकि मैं और ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सकता। तभी क्लब से बाहर से कोई आईडी मांगता है। वो गार्ड आईडी को चेक करने लगता है और वो बंदा कहता है जैसा कि वो कहते हैं यहाँ सच में बहुत ही गर्मी है। यहाँ पर मेरा पहला नाम है जैसा कि उम्मीद थी। एंट्री तो सच में मजेदार है। और ये बंदा चीख होता है। तो कहता है मेरा असिस्टेंट। वो बंदा गार्ड को बुलाने लगता है और ये ईडन होता है जो आगे की ओर बढ़ने लगता है। पुंटो कहता है आज रात क्लब की जांच की जाएगी।